हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 13 देखेंगे जिसमें इमरजेंसी प्रोविजन प्रोविजन है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 है। तो आर्टिकल 352 क्या कहता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 353 इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 354 application of provision relating to distribution of revenue while a proclamation of emergency is in operation। यानी कि जब इमरजेंसी चल रही होगी उस केस में यह आर्टिकल 354 लागू होगा। आर्टिकल 355 ड्यूटी ऑफ द यूनियन वाज टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। यानी कि आर्टिकल 355 ये बताता है कि यूनियन स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा कब? एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। आर्टिकल 356 यह है प्रेसिडेंट रूल। कब? कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मतलब यूनियन अगर स्टेट को कोई डायरेक्शन देता है और स्टेट उसे फॉलो नहीं करता तो उस केस में आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। दैट इज नोन एज प्रेसिडेंट रूल ऑल्सो। आर्टिकल 357 exercise of legislative power and the proclamation used by article 356। यानी कि 357 लागू करने के लिए आर्टिकल को 356 को लागू करते हैं। आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 9 को सस्पेंड किया जा सकता है आर्टिकल 358 को यूज करके। आर्टिकल 359 suspension of enforcement of the rights conferred by part 3 during emergency। article 360 provisions as a financial emergency। यानी कि आर्टिकल 360 लगने का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हुआ है। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें एक ही आर्टिकल है दैट इज 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। यानी कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। ये कहाँ से स्टार्ट है? 369 से लेके आगे यहाँ तक, इसके आगे भी है, पहले ये देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 369 क्या है? टेम्पररी पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉस with respect to certain matters in the state list as if they were matters in the concurrent list। Article 370 temporary provisions to the state Jammu and Kashmir। Article 371 special provision to states Maharashtra and Gujarat। Article 371 नागालैंड के लिए है। आर्टिकल 371 बी आसाम के लिए। आर्टिकल 371 मणिपुर के लिए। आर्टिकल 371 डी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आर्टिकल 371 ई establishment of the central university in Andhra Pradesh। Article 371 F special provision to the state of Sikkim। Article 371 G that is special provision of the state Mizoram। Article 371 H special provision for Arunachal Pradesh। Article 371 I गोवा के लिए स्पेशल प्रोविजन, और 371 जे स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट कर्नाटका। अब इसके आगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। शेड्यूल एक बार देख लेते हैं। जो पहले 10 था अभी 12 हो गए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फिर फर्स्ट शेड्यूल में ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट एंड मतलब ऑल्सो इंक्लूडेड। सेकेंड शेड्यूल में क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, स्पीकर लोकसभा के, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा,
चेयरमैन राज्यसभा के, डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट्स, और कौन है, चेयरमैन है, डिप्यूटी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, फिर जजेज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। शेड्यूल 3 में क्या क्या है, शेड्यूल 3 में यूनियन मिनिस्टर, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे एमपी हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट और स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर। ये थर्ड शेड्यूल था। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, ये प्रोविजन है एलोकेशन ऑफ सीट स्टेट और यूनियन दोनों में, स्टेट, यूनियन या टेरिटरीज इन राज्यसभा। शेड्यूल 5 में क्या है, प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल 6 में क्या है, तो यह है एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया का, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। 7 शेड्यूल में क्या है, यह डील करता है 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, कौन कौन, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में यूनियन और स्टेट दोनों हैं। फिर 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि 22 है। 9 शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में कुछ ऐसे रिफॉर्म हुए थे जिनको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था, फ्रॉम दी मतलब ये जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। 10th शेड्यूल 52 अमेंडमेंट करके 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे ये दल बदल का जो पार्लियामेंट में चलता है, इस दल से दूसरे दल में पार्टी में चले गए एमएलए या एमपीस, उनके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है 10th शेड्यूल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11th शेड्यूल में क्या है, तो 11th और 12th शेड्यूल ये बाद में ऐड किया गया है, और इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एक्ट ऑफ 1992 जो कि पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचायत, इसमें ऐड किया गया, जो कि 29 मैटर है। और 12th शेड्यूल में 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ था, जो कि इसमें म्यूनसिपैलिटीज है, इसमें 18 मैटर है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तो यूपीएससी का है, आप देख सकते हैं इसे स्क्रीनशॉट लेके, इसका आंसर यहाँ पे दिया भी है। क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट प्रोविजन और लिमिटेशंस on the constitutional power under Article 142. It could mean while which one of the following? तो 4 ऑप्शन थे जिसमें 20 सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट constrained by the laws made by the parliament in the exercise of its power for ensuring complete justice. मतलब सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं सकता पार्लियामेंट लॉ बना के, इसीलिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों को अलग किया गया है। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर द माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? इसका आंसर है बी, 5th शेड्यूल में ऐसा दिया गया है। द प्रोविजंस इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर, तो किसमें है, तो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, और ये 5th और 6th शेड्यूल में दिया भी था। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following schedules of the constitution of India contains provisions regarding anti defection law? तो ये तो 10th था ही, डी वाला 10th वो देखा गया